तो ये लेक्चर्स आपको ना यूट्यूब लिंक के अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे इजी वे वही है शेयर करने का, ठीक है। और ऑनलाइन आपके लिए वो रिकॉर्डिंग को देखना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मे भी आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो आप पार्टिकुलर वो क्लिप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा लेक्चर दोबारा देखने के बजाय, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सही है। और इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 0%, 0% से ज़्यादा होता है, ठीक है जी। वो जनरली क्या होता है जी कि अप टू 10% होता है, या 10% से ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। अप टू 20-30%, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर अगर इंटरेस्ट रेट हो जाए तो फिर ऐसी इकॉनमी में बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फिजिबल हों, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट कब इस्टेब्लिश होता है, बिफोर कमेंसमेंट या बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इंटरेस्ट रेट कब आप इस्टेब्लिश करते हैं, बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। आपने प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना है, चेक करना है कि क्या ये प्रोजेक्ट ठीक रहेगा करने के लिए, नहीं रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्या होता है जी कि इंटरेस्ट रेट बिफोर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है जी। और रेट ऑफ रिटर्न हमेशा आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है जी। और इंटरेस्ट रेट आप एस्टेब्लिश करते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो आफ्टर कंप्लीशन आप रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो प्रोजेक्ट का एक्चुअल डाटा होता है। इंटरेस्ट अर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर द प्रोजेक्ट आप अवेलुएट करते हो, और उसकी लिमिट क्या होती है जी, -100%, यानी कि सारा का सारा पैसा डूब गया, ठीक है, 100% लॉस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैक्सिमम लिमिट उसकी इन्फिनिटी होती है, ठीक, अप टू इन्फिनिटी। तो रेट ऑफ रिटर्न आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट का होगा, जितना ज़्यादा होगा इतना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आपके लिए बेहतर क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। यस सर। इकोनॉमिकली बेस्ट कंडीशन क्या होती है कि इंटरेस्ट रेट कम से कम हो, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये कंसेप्ट आपने समझना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको। यस सर, आ गई है। यस सर, हाँ, आइए। इंटरेस्ट रेट कम से कम हो और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो आपको बताएगा रेट ऑफ रिटर्न, जबकि इंटरेस्ट रेट है वो ये इम्पोज करेगा कि आप ये कम से कम आपने इतना कमाना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा इतना ही आप पे प्रेशर यानी कि एक तरह से कम होगा, तो रिस्क भी कम होगा प्रोजेक्ट का। इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ जाएगा रिस्क उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे हमने ये एग्जांपल की थी ना पहले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है 20%, 30% से, मैंने 30% बैंक को देना है,
वो भाई कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 30% कमा के दे सकता है मुझे आजकल के इस डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में? बहुत कम होगा। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स क्या है, वो आप स्टार्ट में वैल्यूएट करके आप क्या कर देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ आई? तो इनिशियल जो इंटरेस्ट रेट है, हमारा कोशिश होती है कि वो कम से कम एस्टेब्लिश हो, यानी कि जितनी जो लोन ले रहे हैं वो कम से कम इंटरेस्ट पे लेना है हमने, ठीक है। प्रोजेक्ट का रिस्क हमने क्या करना है, कम से कम रखना है, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। बात बात समझ आई? तो इंटरेस्ट रेट जो हम इस्टेब्लिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कम से कम हो, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है कि रेट ऑफ रिटर्न बाद में होता है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के, और इंटरेस्ट रेट जो हम यूज़ करते हैं वो बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, ठीक है जी। तो अब बारोवर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि उसने इंटरेस्ट रेट पे कर दिया है, उसने इंटरेस्ट रेट पे करना है। और लैंडर या इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि उसने रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना है, ठीक है जी। तो ये पर्सपेक्टिव होते हैं। इसी तरह कोई बारोवर है, वो बैंक से क्या करेगा, लोन लेगा, और फिर जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट बैंक को पे करेगा। इसी तरह अब इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, एक कॉरपोरेशन को लोन देगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और प्लस क्या है, आफ्टर टाइम क्या करेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है जी। तो जो आपने बैंक के साथ जो आपका तय होता है जनरली बिफोर स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट तय होती है इंटरेस्ट रेट। तो जितना कम होगा इंटरेस्ट रेट, आपने उतना कम बाद में पे करना होगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न जितना ज़्यादा होगा, इतना ही आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेनिफिट होगा। बात समझ आई? तो ये कंसेप्ट आप इस डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। जी 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 कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? चलें हम इसको शुरू नो करते हैं। सर। तो कॉमनली यूज सिंबल टी, टी इज टाइम, यूजुअली इन पीरियड सच एज ईयर्स और मंथ्स, ठीक है जी। तो टी वो टाइम, टी टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मंथ्स हैं, से ईयर्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह सेमी एनुअल भी होते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स, वो टाइम पीरियड भी होता है। इसी तरह क्वार्टर भी होता है, एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये टाइम टाइम पीरियड हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। पी, व्हाट इज़ पी? वैल्यू और अमाउंट ऑफ मनी एट टाइम टी डेजिग्नेटेड एज प्रेजेंट और टाइम ज़ीरो। अभी के यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, किसी भी वैल्यू की, ठीक है जी। एंड एफ इज़ वैल्यू और अमाउंट ऑफ मनी एट सम फ्यूचर टाइम, ठीक है जी, कि फ्यूचर टाइम पे वैल्यू क्या होगी उसी सेम अमाउंट की, ठीक है। एंड ए इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ कंसेक्टिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट्स ऑफ मनी, यानी कि ए जिस तरह आपकी किस्तें होती हैं ना, बराबर किस्तें होती हैं, किस्तों का कंसेप्ट आपको पता होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए, ठीक है। सीरीज ऑफ कंसेक्टिव, लगातार, इक्वल, इक्वल आपने करनी है, और एंड ऑफ पीरियड अमाउंट्स ऑफ मनी। तो एंड ऑफ पीरियड क्या मतलब है कि आपने पीरियड के बाद आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ पीरियड पे नहीं आपने बने। सो मैं आपको ये चीज़ ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ इधर, ठीक है जी। थोड़ा सा कम जूम करते हैं हम, से मैं लिख देता हूँ जी कि एन
आज से 5 साल पहले से शुरू करते हैं हम, ठीक है जी। तो आज से 17 साल बाद तक, चलो यार 5 साल बाद तक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल ये सही हो गया। तो एट ज़ीरो दिस विल बी कॉल्ड प्रेजेंट वर्थ। तो ज़ीरो पे जो वैल्यू होगी उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, पी डब्ल्यू, ठीक है जी। ज़ीरो पे जो हमेशा होगी, यानी कि ज़ीरो करंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है जी। ये क्या कहलाएगी हमेशा, पी डब्ल्यू, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्थ, ठीक है जी। इसी तरह एन इज नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, ठीक है जी, कि कितने इंटरेस्ट पीरियड लगेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें, कोई सी दो वैल्यू ले ले, एक वैल्यू ये है, ये पी हो जाएगी इनिशियल, और उसके बाद आने वाली जो वैल्यू होगी वो फ्यूचर वैल्यू होगी, ठीक है जी। दोनों को अगर टाइम डिफरेंट टाइम पीरियड है ना, आज से 4 साल पहले और 2 साल पहले, तो इन इनको जब आपस में आप कंपेयर करेंगे तो टाइम में जो चीज़ पहले होगी वो पी होगी, और टाइम में जो चीज़ बाद होगी वो एफ होगी। इसी तरह अगर ये पी है तो ये एफ हो सकता है, ठीक है जी। एट टाइम ज़ीरो पी डब्ल्यू हम उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो टाइम में पहले आएगी वो पी होगी, और जो टाइम में बाद आएगी वैल्यू उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, ये आस्ता आस्ता चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी, ठीक है। एंड आई इज इंटरेस्ट रेट आ रेट ऑफ रिटर्न पर टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो इन परसेंट पर ईयर और परसेंट पर मंथ और परसेंट पर बाई एनुअल, ठीक है जी। यानी कि साल में 2 दफ़ा, तो परसेंट पर 6 मंथ, परसेंट पर 3 मंथ, ठीक है जी। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है जी। तो इस तरह से भी होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। नेट आ जाता है कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज। तो कैश फ्लो दो तरह के होते हैं, कैश इन फ्लोज और कैश आउट फ्लोज। हर वो अमाउंट जो आपकी तरफ आ रही है दैट इज कैश इनफ्लो, सही है। और हर वो चीज़ जो आपसे जा रही है दैट विल बी कॉल्ड कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज में क्या जी के रेवेन्यूज़ हैं, कहीं से पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। रिसिप्ट्स हैं, ठीक है जी। रिसिप्ट्स रिसिप्ट्स और बिल्स का कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। जैसे आप बिल पे करते हैं ना, ठीक है, तो जो आपको बिल भेजता है आप उसको पे करते हो। इसी तरह आपने किसी से पेमेंट लेनी होती है, से आप दुकानदार हैं, दुकानदार आपको क्या देता है, बिल देता है, ठीक है। बिजली वाले आपको क्या देते हैं, बिल देते हैं, आपने उनको पेमेंट करनी होती है। इसी तरह अगर आपने पेमेंट लेनी है तो आप उनको बिल्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वर्ड रिसिप्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह सेविंग्स जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट फ्लो इन प्लस साइन यूज्ड, ठीक है जी। इसी तरह कैश आउटफ्लो डिसबर्समेंट्स, यानी कि आपने पैसा तकसीम किया जी, सैलरीज दी है, ठीक है जी, रेंट्स पे किए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कॉस्ट्स है, एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, टैक्सेस है, टैक्स आपने पे किया है वो भी कैश आउटफ्लो है। जो जो पैसा आपसे बाहर गया है वो क्या होगा, कैश आउटफ्लो। अब फॉर एग्जांपल मैं बैंक से 1 लाख रुपया लोन लेता हूँ, ठीक है, बैंक ने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया। अभी कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, मेरे पर्सपेक्टिव से आपने देखना है।
अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब दें मुझे। आएगा सर। सर कैश इनफ्लो है सर, पैसे आ रहे कैश हैं सर। इनफ्लो है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि पैसा मेरे पास से आया, बेशक मैंने लोन लिया है, ठीक है, लेकिन आया है तो इनफ्लो है। इसी तरह अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, तो कैश क्या है, आउटफ्लो है, ठीक है। तो कैश इनफ्लोज अच्छा हमेशा पॉजिटिव लिखना है आपने, और कैश आउटफ्लो नेगेटिव लिखना है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है ना, से मैं अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख, 3 साल पहले चले मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ठीक है जी। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा। तो देखा इसने ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -3 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, कैश आउटफ्लो है। आज मुझे से मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट आया है मेरे पास, तो इनफ्लो आज हुआ है ये। जिस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट की थी आउटफ्लो, जिस टाइम मेरे पास रिटर्न समेत वापस आई है ये इनफ्लो है, ठीक है। इसको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ऐसे समझना है आपने, ठीक है जी। तो कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज आपने देखनी है। फिर आता जी नेट कैश फ्लो फॉर ईच टाइम पीरियड इज कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, ठीक है जी। तो कैश इनफ्लोज भी होते हैं जी, ठीक है जी, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। तो नेट कैश फ्लो जो होता है वो इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है जी। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है जी। तो आपने टाइम लाइन के ऊपर जो चीज़ लिखनी होती है दैट इज नेट कैश फ्लो। जो कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं दैट इज नेट कैश फ्लो। हर टाइम पीरियड के ऊपर जो भी है आपने क्या करनी होती है, नेट इनफ्लो लिखनी होती है, ठीक है जी। आर माइनस डी, चलो ये सिंबल्स बेहतर है, ठीक है जी। रेवेन्यू माइनस डिसबर्समेंट्स, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो आपने क्या करना होता है, हर टाइम पीरियड के ऊपर मेंशन करनी होती है। फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो एवेल्युएशन शुरू करते हैं उसकी फिर, ठीक है जी। एंड ऑफ पीरियड एजम्पशन, ठीक है जी। फंड्स फ्लो एट द एंड ऑफ गिवन इंटरेस्ट पीरियड, कि जो फंड्स हैं हमेशा वो कैसे फ्लो करते हैं, एंड ऑफ अ गिवन इंटरेस्ट पीरियड, ठीक है जी। यानी कि जो एट द एंड ऑफ ईयर 0 वो अभी का टाइम होगा, ठीक है। यानी कि ये सारा स्टार्ट पे, ठीक है जी। तो फिर है ईयर 1, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपने पेमेंट्स क्या करनी है, डिस्बर्स करनी है या रिसीव करनी है, ठीक है जी। तो दैट इज एंड ऑफ पीरियड एजम्पशंस। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स जो भी है, ठीक है, हम क्या करते हैं एंड ऑफ पीरियड ही हमारा कैश फ्लो होता है, ठीक है जी। बिल्स आप हमेशा बाद में पे करते हो, रेंट हमेशा आप बाद में पे करते हो, सैलरी हमेशा आप बाद में पे करते हो या रिसीव करते हो, एट द एंड ऑफ पीरियड आप रिसीव करते हो, कभी भी बिगिनिंग ऑफ पीरियड पे नहीं होती ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिर्फ बैंक्स हैं जब आप उनसे लोन लेते हो तो वो सम टाइम क्या करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड पे ही क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देते हैं, सही है। तो बैंक्स में बिगिनिंग ऑफ पीरियड भी सम टाइम यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन हमारी कॉरपोरेट लाइफ में, ठीक है, जो भी आपकी कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है वो हमेशा एंड ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कैश फ्लो एस्टिमेटिंग, तो एस्टिमेट्स आपने करने होते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन आपने पढ़ी हुई भी होगी, ठीक है जी।
तो समटाइम क्या होता है जी कि पॉइंट एस्टिमेट होते हैं। अ सिंगल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ अ कैश फ्लो ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अल्टरनेटिव, ठीक है जी, जैसे कैश फ्लो इनकम 150,000 पर मंथ, दैट इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है जी। तो फिर आते हैं रेंज एस्टिमेट्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट एस्टिमेट द कैश फ्लो, ठीक है जी। तो से मैं कहता हूँ कि आज से 2 साल बाद हमने एक एक्सकेवेटर ख़रीदना है तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो कोई बंदा बोलेगा जी $2 लाख होगी, कोई कहेगा जी $1.5 लाख होगी, ठीक है। सो ये पॉइंट एस्टिमेट्स हैं। लेकिन एक बंदा कहता है जी कि 1.5 से $2 लाख प्राइस हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज एस्टिमेट, ठीक है, कि 1.5 से $2 लाख हो सकती है। अब री रेंज बता दी ना उसने, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट एस्टिमेट द कैश फ्लो। सो पॉइंट एस्टिमेट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं। हाउएवर रेंज एस्टिमेट्स विद प्रोबेबिलिटी अटैच प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स यूज टू मेक अ डिसीजन। तो रेंज एस्टिमेट समटाइम, ठीक है, उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी है डाटा अटैच करते हैं आप, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आपको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोनॉमिक पैरामीटर वेरिएबल होते हैं, ठीक है जी। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि 2 साल बाद क्या रेट होगा आप, ठीक है। तो फिर जब आप रेंज बताते हैं तो उस रेंज को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों को आप डाल के क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं कि क्या, अगर दोनों में फिजिबल है तो फिजिबल ही होगा, चाहे 1.5 लाख का मिले चाहे 2 लाख का मिले, या दरमियान में जो भी वैल्यू मिलेगी हमारे लिए फिजिबल है। अगर दोनों मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के ऊपर आप वैल्यूएट करके उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट एस्टिमेट लेंगे 1.5 लाख रुपये पर वैलिड होगा, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर 2 ईयर्स वो पैरामीटर ही चेंज हो जाए, तो फिर आपको स्टडीज़ क्या करनी पड़ती है, रिवाइज करनी पड़ती है। उस इस टाइम जो आपने डिसीजन हो सकता है किया हो, आफ्टर 2 ईयर्स वो डिसीजन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी आगे, तो ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इनको भी। कैश फ्लो डायग्राम, सो ड्रा अ टिपिकल, व्हाट अ टिपिकल कैश फ्लो डायग्राम माइट लुक लाइक। तो ड्रा अ टाइम लाइन, आपने टाइम लाइन ड्रा करनी है, 0 1 2 अप टू जितने भी पीरियड्स हैं आपके, ठीक है। जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हमारी है ना कैश फ्लोज एंड ऑफ 1 मंथ होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो कंट्रैक्टर्स की आईपीसीज होती हैं, ये भी हर महीने जितना काम होता है वो मंथली बेसिस पे होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो आप सैलरीज देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो भी मंथली बेसिस पे होते हैं, बिल्स भी मंथली बेसिस पे होते हैं, रेंट्स जो आप पे करते हो वो भी मंथली बेसिस पे होते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह लेबर कॉस्ट वगैरह है वो भी मंथली बेसिस पे करते हो। और सम टाइम जो कुछ पेमेंट्स दरमियान में भी होती हैं उनको कैसे टैकल करते हैं वो भी हम देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारे पास जो है वो कैश फ्लो बनती है मंथली, ठीक है। तो इसी तरह ईयरली भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना होता है जी कि कैश फ्लोज आपके मंथली आते हैं, ठीक है। इस तरह इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जनरली या तो एनुअल बेसिस पे होते हैं या 6 मंथ की बेसिस पे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से बैंक से हमें पे करते हैं, ठीक है, या बैंक्स को आपने पे करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम होता है। इसी तरह अगर आप कोई किस्तों पे कोई इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, ठीक है, से एक्सकेवेटर आपने ख़रीदा, किस्तों पे ख़रीद लिया, ठीक है, तो आपने मंथली किस्त पे करनी होती है, ठीक है। तो जनरली कैश फ्लो जो है जिस पीरियड आप पीरियड वो यूज़ करते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है। इस तरह से मंथ के हिसाब से या ईयरली हिसाब से या क्वार्टर के हिसाब से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर पीरियड्स डिफाइन कर देने हैं।
ठीक है जी। अब पीरियड्स के ऊपर आपने क्या करना है, नेट कैश फ्लो आपने प्लॉट करना है। इनफ्लो नहीं या आउटफ्लो नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो नेट कैश फ्लो है वो आपने क्या करना है, एरो की फॉर्म में लगाना है, अप्रोक्सीमेट टू स्केल आपने लगाना है। ठीक है जी। तो अब नेट कैश फ्लो आपने प्लॉट करना है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ये चीज़ समझ आया? यस सर। हाँ। तो कैश फ्लो डायग्राम हम बनाने की आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है जी। तो कैश कैश फ्लो डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं मैथमेटिकल, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जब आप ये स्टेप मजबूती से आप इसको ना फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करेंगे, दैट विल बी इजी। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है जी। सो जैसे ये कहता है ना, कहता है जी कि प्लॉट ऑब्जर्व्ड कैश फ्लो ओवर लास्ट 8 years एंड एस्टिमेटेड सेल नेक्स्ट ईयर फॉर 150, शो प्रेजेंट वर्थ एरो एट प्रेजेंट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो क्या कहता है जी, ये टेबल गिवन है पिछले 7 साल से लेके और नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है जी। इनके -7 से +1 ईयर तक। ठीक है जी। 7 साल पहले कोई इनकम नहीं थी। क्यों नहीं इनकम नहीं थी? क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं था। 7 साल पहले 2500 का आपने से कोई इक्विपमेंट खरीदा। ठीक है। तो 7 साल पहले आपने क्या किया है, सिर्फ पेमेंट की है, कॉस्ट आपको पड़ी है। नेट कैश फ्लो हो गया नेगेटिव। तो 7 साल पहले 2500 आपने कैश फ्लो डायग्राम बनाई -7 से 1 ईयर तक। तो 2500 नेट कैश फ्लो क्या था, माइनस में। तो डाउनवर्ड एरो के साथ आपने अप्लाई किया। अब 1 साल वो इक्विपमेंट आपने क्या किया, से रेंट पे दे दिया। ठीक है जी। रेंट से जो इनकम आई वो $750 थी। ठीक है। और $100 की मेंटेनेंस कॉस्ट इसे। तो नेट कैश फ्लो कितना हुआ जी, $650। अब ये पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो 1 साल बाद यानी कि तो -6 पे साल गुजरने के बाद आपको 600 नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है। इसी तरह उससे अगले साल 625 आपने बनाया है, उससे अगले साल 600। अब देखें, ज़रा इक्विपमेंट नया होता है, ज़्यादा कमा के देता है। ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। इक्विपमेंट पुराना होता है तो ये उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। यहाँ तक कि अभी आपने ये सोच लिया है कि अब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ना शुरू हो गई है, तो अगले साल में इसको क्या करूँगा, बेच दूंगा। साल पूरा ये चलेगा तो $750 कमा के देगा, और साल गुजरने के बाद ये $150 का क्या होगा, बिक जाएगा। और पूरा साल ज़ाहिर है चलेगा तो $275 की मेंटेनेंस भी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो फॉर आफ्टर 1 ईयर नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा, $625। तो ये उसने क्या किया है, ये कैश फ्लो डायग्राम बनाई है। ठीक है। तो आपने भी इस डायग्राम को बनाने की खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जस्ट 2 to 3 मिनट का टास्क है, लेकिन करना आपने ज़रूर है ये। ठीक है। आपको समझ आएगी कि ये चीज़ क्या फंक्शन है। ठीक है। मैंने आपको कहानी भी सारी एक्सप्लेन कर दी है कि क्या है। और बेसिकली हमारा यही होता है, हम एक चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द टाइम उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है।
कोई भी एसेट है ना, वो हम उसको थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हम उसको थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कि मतलब 2500 का खरीदा है, चलाया 7 साल या 8 साल चलाया उसको, और फिर बेच देंगे। बेचने के ऊपर वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो दरमियान में मेंटेनेंस और इनकम आएगी, ठीक है। वो चीज़ें आपने ये सारी कैलकुलेट करनी है। तो यही मेथड्स आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। गाड़ी भी लेनी है आपने या कोई भी करनी है, कोई भी एसेट ख़रीदते हैं आप, ठीक है, तब भी आप उसके लिए यही फार्मूला ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैश फ्लो डायग्राम कैसे बनी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। नो सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी इकोनॉमिक इक्विवेलेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट and time value of money to determine different amounts of money at different points in time that are economically equivalent, ठीक है जी। कुछ डिफरेंट टाइम के ऊपर इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट क्या है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताई थी कि आज का 1 लाख बराबर है आज से 1 साल बाद वाले 1,10,000 से। इसी तरह आज से 1 साल बाद वाला 1,05,000 बराबर है आज के 95,400 के। ये है इकोनॉमिक इक्विवेलेंस, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्ट में भी समझाया, होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स, use rate I and time t in upcoming relation to move monies। वैल्यूज़ क्या होती हैं, P, F एंड A। या तो कोई इनिशियल टाइम पे वैल्यू होगी या फाइनल टाइम पे वैल्यू होगी या सीरीज ऑफ कंसेक्टिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट्स होंगी A, जिसको किस्तें बोलती हैं। ये मैं आपको कंसेप्ट किस्तों का ना एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। तो चलें इसकी एक एग्जांपल देख भी लेते हैं। गूगल ओपन करते हैं। से मैं कहता हूँ जी कि मैंने ये होंडा बाइक लेना है मैंने, ठीक है। ये अभी कॉमनली आपको अवेलेबल होता है इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है जी। बैंक, कोई ना कोई बैंक नहीं, मीज़ान बैंक कहता है जी कि चलो मैं दूंगा, ठीक है जी। तो देखते हैं मीज़ान बैंक क्या बताता है। चलो मीज़ान बैंक जब तक खुलता है, बैंक अल फलाह वाला भी खोल लेते हैं। एक ही बाइक का देख लेते हैं जी। से मोटर बाइक है, कोई भी आप एक चीज़ खोल लेना आप। चलें ये अब चलो ये इसने पूरी ना वो दे दी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसने पूरा ना वो PDF दे दिया है मुझे। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बताता हूँ। से ये पहली वाली है, कहता है जी कि
95,000 इसकी कीमत है। 3 माह की इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है आपने, तो 31,667 रुपया आपने क्या करनी है, मंथली पेमेंट करनी है। ठीक है जी। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0%। अब इंटरेस्ट रेट इसने 0% चार्ज किया हुआ है। इसी तरह 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है तो ये बता रहा है। अब इंटरेस्ट रेट 0 है तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी इतनी। ठीक है जी। 1 साल की किस्तें देख ली, 9,777 पर मंथ है, और इंटरेस्ट रेट इसने क्या चार्ज किया हुआ है, 2.5%। तो ये बताएं 2.5% क्या होगा, ये 2.5% पर मंथ होगा ये। ठीक है, इफ़ आई एम करेक्ट, तो ये 2.5% पर मंथ होगा ये। तो 12 किस्तें हैं, तो ये 12 किस्तें आपको 9770 की पड़ रही हैं। दिस इज कॉल्ड ए वैल्यू सीरीज ऑफ कंसेक्टिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट्स। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है जी, 2.5%। पीरियड क्या है, 1 मंथ। ठीक है। टोटल टाइम पीरियड क्या है, 12 मंथ्स। और ए वैल्यू क्या है, 9770। ये चीज समझ आई जी। यस सर। ये चीज समझ आई ना आपको। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप अगले 12 महीने के लिए 9770 हर मंथ पे करते हैं, हर मंथ के आखिर पे करते हैं, वो इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट है 95,000 रुपये के, जो आप अभी पे करें अगर। तो ये चीज समझ आई। यस सर। पहले तो हम पी और एफ को कंपेयर कर रहे थे ना, एक पी था एक एफ था। अब हम पी और ए को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ए क्या होती हैं, सीरीज ऑफ कंसेक्टिव इक्वल एंड ऑफ पीरियड अमाउंट्स। ठीक है, जिसको किस्तें बोलते हैं आप। तो 9770 रुपये यानी कि 9,770 रुपये जो आप हर माह पे करेंगे अगले 12 माह के लिए, इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट हैं 95,000 रुपये के। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा होपफुली, इकोनॉमिक इक्विवेलेंस का। ठीक है। तो इसके पीछे फार्मूले यूज़ होते हैं, फार्मूले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपने सिर्फ कंसेप्ट लेना है। ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस। तो कहता जी कि अभी का $100 आज से 1 साल बाद के $110 के बराबर है अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो। ठीक है जी। सो $100 नाउ इज इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट टू $110 1 year from now if the $100 is invested at a rate of 10% per year. सो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके ऊपर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे सिंपल है ना, तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा कि 3 पीरियड है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 30,000। सीधा सीधा फार्मूला 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% है अगर, तो 3 साल बाद आपने 30,000 पे करना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्लस ऑल अक्योर्ड इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्ट कंपाउंड ओवर टाइम। प्रिंसिपल प्लस ऑल अक्योर्ड इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। सो इसी तरह आफ्टर ईयर 1 1,10,000। अब टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 1,10,000। आफ्टर ईयर 2 इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1,10,000 पे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 11,000। तो आपने कितनी टोटल अमाउंट पे करनी होगी, 1,10,000 प्लस 11,000, 1,21,000। 3 साल बाद आपने कितना पेमेंट करनी होगी,
अब 1,21,000 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में आपने 33,100 एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है जी। तो हम कैलकुलेशन में कौन सी यूज़ करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जहाँ भी आपने यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट यूज़ करना है। ठीक है, सब कंपाउंड ही यूज़ करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं यूज़ होता। सो ये इसका फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग फार्मूला। ठीक है जी, 1 + इंटरेस्ट रेट पावर n। ठीक है जी। तो 1 + 10%, 1.1 हो गया, पावर 3। सो 100 × 1.1 पावर 3, तो दैट विल बी 133,100 हो जाएगा ये आपके पास। होपफुली ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आया होगा। ठीक है जी। मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लेटेस्ट स्टेजेस पे पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये वो होता है, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है जो हम इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। चलो इसको स्टडी करके तो फिर क्लोज करेंगे हम। So MAR is a reasonable rate of return established for evaluating and selecting alternatives. An investment is justified economically if it is expected to return at least the MAR। कि कम से कम अगर प्रोजेक्ट आपको एक्सपेक्ट, यानी कि आप प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करते हैं बिफोर स्टार्ट, अगर वो आपने जो मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एस्टेब्लिश किया हुआ है उससे, उसके बराबर या उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है तो प्रोजेक्ट जस्टिफाइड है। और अगर मार से कम देगा रेट ऑफ रिटर्न तो प्रोजेक्ट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो जनरली हम मार के ऊपर क्या करते हैं, एम मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार इसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करते हैं। यानी कि ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कंपनीज खुद इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है जी। इसमें अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है, रिस्क आ जाती है और अपना प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इसके क्या बेंचमार्क्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लेटेस्ट स्टेजेस पे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए आपने यही समझना है, जो इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे ना, बिफोर प्रोजेक्ट मार, आफ्टर प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। तो मार इज कनेक्टेड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्लस आपने उसमें क्या करना होता है, प्रॉफिट ऐड करना होता है। ठीक है जी। तो मार इस्टेब्लिश हो जाता है। तो मार जितना कम से कम होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, मार आपका जितना कम से कम इस्टेब्लिश होगा उतना ही आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपने वैल्यूएट करना है ना कि क्या वो मार के बराबर या उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। तो मार आपका जितना कम से कम बनेगा, ठीक है, तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। से हम एग्जांपल लेते हैं, से एक मैं हूँ शोएब अहमद, एक आप में से कोई हो जाता है, से उसामा नाम का एक बंदा है। ठीक है जी। अब उसामा की क्रेडिबिलिटी यानी कि क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ करता है। ठीक है, टाइम से बिल पे करता है, उसकी ठीक क्रेडिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, मैंने कभी ये काम नहीं किया। ठीक है, या उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी एसेट्स की वैल्यूएशन है, ठीक है, बैंक कहता है कि ये बंदा बेहतर है। ठीक है, लोन लेने के अतबार से। ठीक है, उसामा को बैंक देता है लोन 6% पे। ठीक है, जैसे 1 करोड़ रुपया हमें बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है, या वट एवर किसी प्रोजेक्ट के लिए, मुझे बैंक देता है 10% पे। तो आप बताएं मार किसका लो होगा, उसामा का। जाहिर बात है 6% में उससे 1% रिस्क डालता है, 3% अपना प्रॉफिट देता है, उसका 10% पे मार सेट हो गया। मैं अपना सेट करूंगा 10%, तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है,
प्लस रिस्क प्लस प्रॉफिट ऐड करूँगा, मेरा मार होगा 14% पे। तो मुझे बताएं 10% कमाना आसान होगा या 14% कमाना आसान होगा? सुन रहे हैं बात ही आप? सर एक बार फिर से रिपीट करें। देखिए, एक पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ी है 6%, बैंक उसको 6% पे लोन दे रहा है, मुझे दे रहा है वो 10% पे, ठीक है। उसमें मैं रिस्क और प्रॉफिट से 4% ऐड कर देता हूँ, तो मेरा मार बनता है 14%, उसका मार बनता है 10%। तो बताएं कौन बंदा बेनिफिट में आया ज़्यादा? 10% कमाना आसान है सर या 10% 14% वाला क्योंकि कमाना मार आसान है? सर 10% वाला क्योंकि मार सर कम से कम होना चाहिए। हाँ, तो उसका मार कम है, तो मार कम होने का फायदा होगा, ठीक है। तो हमने कोशिश क्या करनी होती है, मार कम से कम एस्टेब्लिश हो। तो हमने क्या सर कोशिश एक करनी दफा है, बताते हैं सर मार होता है क्या सर आसान लफ्जों में? ये रहा, ये इंटरेस्ट रेट है जो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि हम प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने से पहले ना इंटरेस्ट रेट क्या रखें, कि कम से कम मैंने इतना कमाना है भाई, ठीक है। ओके सर। प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे आपने ना ये सेट कर लिया कि कम से कम मैंने इसको इतना कमाना है। तो बताएं जी, अगर मैं 14% रखता हूँ और एक अगला बंदा 10% रखता है, वो 10% प्रॉफिट दोनों का सेम ही होगा, 3% रखा हुआ है दोनों ने, बात समझ आई। लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम है, उसका मार कम है, वो प्रोजेक्ट को बेहतर कर सकता है या मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली वो कर सकता है, ठीक है। तो मार हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एस्टेब्लिश्ड करें, ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल जो प्रॉफिट है, ये चीज़ समझ आई। तो मार इज स्टैब्लिश बाय द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द फिर्म। मार इज फंडामेंटली कनेक्टेड टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी मार कम होगा, या रिस्क जितना कम होगा मार उतना कम होगा, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट्स आप उतनी ज़्यादा कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पाकिस्तान में करंटली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कम है? क्योंकि पिछले दिनों इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे, 30% तक थे। तो जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो इतना ज़्यादा आप कहाँ से कमा के वापस करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए हुए थे। जाओ। सो दैट्स इट, टाइम भी एंड हो गया और बच्चे भी आ गए हैं तंग करने। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। होपफुली आपको थोड़ा सा मार समझ आया होगा, ठीक है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ब्रांड को ना एक्सेप्टेंस पे लेके आना, कि जो मतलब कि जो मैं बात कह रहा हूँ ना, आपने कहना कि ये बंदा ठीक बात कह रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करनी है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है, और स्लोली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि आपने, हाँ, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको फॉलो करना है। आपका ब्रेन खुद ब खुद उसको एक्सेप्ट करता जाएगा, ठीक है। तो सम टाइम होता है कि लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही होती स्टूडेंट की, इसी वजह से इस सब्जेक्ट में फेलियर भी होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यह है कि आपने अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करना है कि आप चीज़ को समझें इसको, बस, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज